नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी के साथ साइकाट्रिक रिहैबिलिटेशन की। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि रिहैबिलिटेशन की बात है, तो किसी शख्स को अगर माशरे का ज़िम्मेदार फ़र्द बनाना हो तो मेरे ख़्याल से ये ऐसा काम है जो कि दरो दीवार का मोहताज नहीं होता। तो इज़ इट नेसेसरी कि हर शख्स हॉस्पिटलाइज हो उसके बाद उसकी रिहैबिलिटेशन हो, या इसके अंदर घर वाले भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हमारा है उसके उसका एक मॉड्यूल्स हैं, और उसको हमने 9 मॉड्यूल्स हैं, उसको ट्रांसलेट हमने किया है, और वो स्टेप बाय स्टेप है, उसके स्ट्रक्चर प्रोग्राम है हमारा, और वो तकरीबन समझ लें 3-4 महीने चलता है। और वो प्रोग्राम जिन्होंने बनाया है वो कहते हैं ये प्रोग्राम जो है ये कॉफ़ी की शॉप में भी किया जा सकता है। इसका एक सेशन होता है, जी। यानी आपके 1-1 घंटे के सेशन होते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जैसे ज़रूरत हो, और उसमें 5-6 मरीज़ साथ बैठ के करते हैं। तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में हम लोग करते हैं। तो उसके ये ग्रुप का जो डिस्कशन है वो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है रिहैबिलिटेशन का। ये प्रोग्राम आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है। आपकी सर्विसेज पर डिपेंड करता है। आप पार्क में जाके कर सकते हैं, सब लोग पार्क में आके बैठ जाएं और ये प्रोग्राम करें। लेकिन जब अभी जो हम कर रहे हैं, अभी तो हम इसको अपने हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, सर्विस नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना या हॉस्पिटल के अंदर आना भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल आराम से ये प्रोग्राम किया जाता है, और ये जी। प्रोग्राम हर नफ्सियाती बीमारी का हो सकता है। इसमें डिप्रेशन भी है, इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, इसमें ड्रग एडिक्शन भी है, और इसके कोई समझ लें 7-8 अलग अलग टाइप्स के पहलू हैं। प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ बीमारियों के। और उसमें मेजर इलनेस भी है, माइनर इलनेस भी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के भी ये प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जब आप ये करने लगते हैं तो जितनी भी बाहर रिसर्च हुई है वो ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम से जो गुजरता है उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुका होता है जो नहीं गुजरे। जी। सबसे बड़ा जो इसकी क्योंकि नफसियाती अमराज के साथ सबसे बड़ा अलमिया यही है कि बीमारी वापस आने के इम्कानात बहुत होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो दवाइयाँ तो मरीज़ को खाते रहना पड़ता है। बाज़ बीमारियों में दवाइयाँ बंद भी होती हैं, और बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आप दवा नहीं बंद कर सकते। तो मरीज़ जब ये समझ जाता है कि मैं दवा बंद नहीं कर सकता और दवा के साथ ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, तो बस समझ लें हमने सबसे बड़ा गोल हासिल कर लिया। क्योंकि अब ये बीमार नहीं पड़ेगा, रिलैप्स भी कम होगा, और अपनी ज़िंदगी आगे गुजारेगा। हर रिलैप्स में मरीज़ सिफर पे आ जाता है, क्योंकि वो अपने सारे कैरियर में वापस आना शुरू हो जाता है। फिर आप उसको ट्रीट करें, फिर वो राइज़ करता है, फिर रिलैप्स करे जाता है। तो ये मसाइल तो पेचीदा हैं, और जी। इसके अंदर मरीज़ को ये समझना कि बीमारी के लिए दवा खाना लाजमी और मज़लूम है, ये बाज़ दफ़ा बहुत अहम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मशहूर ज़माना बीमारी जो कि नफसियाती मर्ज़ सबसे ज़्यादा मशहूर जो है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गलत इंटरप्रेट जिसको किया जाता है वो है डिप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उनको डिप्रेशन है और उनको वाक़तन होता नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दावा नहीं करते, ये मानने को भी तैयार नहीं होते कि उनको कोई नफसियाती मसला है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिप्रेशन पे बात करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में इंटॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जिनका आखिरी हद डिप्रेशन के तौर पर सामने आती है। तो इसकी अलामात किस तरह की होती हैं ताकि एक आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम ये तो पहचान सके कि जो डिप्रेशन उसको हो रहा है अब वो बीमारी की हद क्रॉस कर चुका है या वो एक नॉर्मल रिएक्शन है? ठीक। देखिए, एक मिसाल से मैं करता हूँ। जैसे कोई एक आम आदमी है, एक जॉब करता है, उसके घर है, उसकी बीवी हैं, उसके 2 बच्चे हैं, और उसका एक रूटीन है। वो सुबह जाता है, काम से आता है घर पे, फिर बच्चों को थोड़ा घुमाने ले आता है, बीवी से हंसता बोलता है, थोड़ी देर टेलीविज़न देखता है, सो जाता है। ये रूटीन हमारे 80 करोड़ आवाम बिल्कुल। का यही रूटीन जी। है ना। तफरी होगी, आप बाज़ार के खाना खाने चले गए, ज़्यादा बहुत ही अच्छा मूड हुआ, किसी घर दावत में चले गए, ये एक रूटीन है। जी। ऑफिस में जाता है, अपने टाइम पर काम करता है, टाइम पर पहुंचता है, टाइम पर आता है। ये एक इंसान है जो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। अब अगर इसको डिप्रेशन की बीमारी हो रही है तो कैसे शुरू होगी? पहले तो ये है कि जब वो सुबह उठेगा तो उसकी जल्दी आँख खुल जाएगी, और उसके बाद उसको नींद नहीं आएगी, और उसका ऑफिस जाने को दिल नहीं जाएगा, घर में गुस्सा करने लगेगा, चिड़चिड़ापन उसको बढ़ जाएगा। अब जी। ये उसकी बीवी, सबसे पहले किसको नज़र आएगा? उसकी बीवी को नज़र आएगा, उसकी माँ को नज़र आएगा कि ये बदल गया है। तो वो समझेंगे कि शायद उसके ऑफिस में टेंशन है, ऑफिस में जैसा कि टेंशन है, अमूमन होता जो है। आम तौर से होती है। जी। फिर क्या होगा
जब अगर ऑफिस की टेंशन ठीक हो गई तो ये जो सिम्टम थे ये ख़त्म हो जाएंगे। जी अब पता चला 3-4 दिन रहे ठीक हो गए तो ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल जी। है। अब ये बढ़ने लगा, अब टेंशन अपनी यही चल रही मिजाज है बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब उसका बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, उसको उसकी भूख कम हो गई, ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेशन कम हो गई, मिस्टेक्स करने लगा, बार बार ब्लंडर्स कर देता है, उसका बॉस उसको डांटता रहता है, वो अपने नीचे वाले को डांटता रहता है। जी, घर में या आ फिर रहा है घर में रास्ते आकर बीवी में, बच्चों को घर में डांटता आ रहा है रहता रास्ते में उसने ज़रा सी गलती हुई तो जाके उसने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब वो घर पे आया उसको बीवी ने कहा जाके तुम सामान लेकर आओ, तो उसने बीवी को डांट दिया। उससे कहा कि 3 चीज़ें लेकर आओ, वो 2 चीज़ें लेकर आया, भूलना शुरू हो गया। अब ये सारी चीज़ें जमा हो रही हैं, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यूसली रहे, जी कंटिन्यूसली रहें, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि ये डिप्रेशन की बीमारी हो रही है। यानी कम से कम 14-15 दिन से हाँ ज़्यादा ज़्यादा, अरसे हाँ तक ये ज़्यादा चीज़ अरसे तक इसी तरह चल रहे। रही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, जैसे वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा का इंतकाल हो गया, और उसके बाद अगर इस तरह रहे की तो फिर कैफियत। ये डिप्रेशन नहीं है, ये प्रॉबली उसी का है। लेकिन अगर साथ में उसको ये होने लगे कि वो गिल्ट फील करने लगे कि मैं तो अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं करता, मैं तो ज़िंदगी बहुत ही ख़राब गुजारी, फिर उसके जहन में आने लगे कि यार मैं तो मरा हुआ ज़्यादा बेहतर हूँ, ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, फिर ये सोचने लगे मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। अब ये ख्यालात उसमें आ रहे हैं, जी तब्दीली आ रही है, घर वालों को नज़र आ रही है लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। अब वो क्या समझ रहे हैं, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने नज़र लगा दी। अब ऐसे सिचुएशन में जो है ना, साइकेट्रिस्ट के पास लोग नहीं आते, वो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं। जी अब अगर इस शख्स को डायबिटीज़ है जो बिल्कुल कंट्रोल थी, अब डिप्रेशन में ना वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल होना शुरू हो गई। जी अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम था तो उसको चेस्ट पेन होना शुरू हो गया। अब वो जा रहा है, अब वो जो फिजिशियन है उसका काम है कि वो इसको पकड़े। अब उसकी जब ट्रेनिंग अच्छी होगी, उसको जहन में ये बात होगी तो वो पकड़ने लगेगा। इस तरह से डिप्रेशन शुरू होने लगता है। और बच्चों में डिप्रेशन बड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बच्चों में डिप्रेशन क्या होगा, बच्चा स्कूल से भागना शुरू कर देगा, स्कूल की रिपोर्टें ख़राब आने लगेंगी कि भाई उसे इससे लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, यानी नेगेटिविटी स्कूल के अंदर, अग्रेशन में, जैसे एडोलिसेंस हैं उसमें अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, लोग ड्रग्स में जाने लगते हैं। यानी हर एज के हिसाब से बूढ़े आदमी में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, एजिटेशन उसको बहुत होने लगता है, उसको एजिटेटेड डिप्रेशन कहते हैं। यानी अलामात तब्दील होती हाँ, रहती हैं एज उम्र के साथ हिसाब साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ साथ और पर्सनैलिटी के साथ साथ। से। जी यानी एक ही उम्र के 5 लोगों की अगर पर्सनैलिटी फ़र्क है तो हर पर्सनैलिटी पर डिप्रेशन थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जी। तो इसको तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि तस्करा हो रहा था कि ये रिहैबिलिटेशन का काम घर पर भी किया जा सकता है। इसी मुनासबत से मैं थोड़ा सा पीछे अगर देखता हूँ, जैसे कि हमारे माजी में था, डिप्रेशन के मामलात इतने ज़्यादा सामने नहीं आते थे। मेरे ख्याल से उसकी वजह ये थी कि फ़ैमिली टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे बहुत, और बहुत ज़्यादा एलेबरेटिव थे। बिल्कुल। मतलब फैमिली में बेशुमार लोग होते थे बिल्कुल और उनसे आपके मुख्तलिफ़ नौइयत के ताल्लुकात होते बिल्कुल थे, जो कि अब नहीं होते। अब फैमिलीज़ छोटी होती हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा शख्स जब सफ़र करना शुरू करता है तो वो ख़ुद तो अपनी बीमारी की नौइयत को इतना नहीं जानता जितना उसके अजीज़ व अक़ारिब जानते हैं। उनको क्या करना चाहिए ताकि उसकी इस मामले में वो लोग एक बेहतरी का बायस बने? देखिए, सबसे बड़ा इशू ये होता है, हमारे यहाँ कोई डिप्रेशन का मरीज़ होता है तो घर वाले उसे कहते हैं कोशिश करो सब सही हो जाएगा, सही कोशिश करो, कोशिश करो, तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोशिश करना है। एक साहब मेरे पास आए, मोटिवेशन की कोशिश होती उसको हेल्प करने गए, मैंने, एक साहब मेरे पास आया, कहने लगे मुझे आज तक ये प्रॉब्लम ना, मेरे बेटे को कैसे हो गया। मैंने कहा भाई ज़रूरी थोड़ी है, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके बेटे को 105 बुखार होता तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते। अगर इसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो ठीक है, ये करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी रिकवर हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको समझाएं और इसकी कोशिश कराएं, इसको मोटिवेट करें। लेकिन इस वक्त जब ये इतना बीमार है कि इससे तो उठ के खाना नहीं खाया जा रहा, इससे तो कोई बात करने को दिल नहीं जा रहा, इसका तो ज़िंदा रहने को दिल नहीं जा रहा, तो पहले तो उसको मैं दवा दे के इस काबिल तो करूँ कि ये उस लेवल पे आए कि भी इसकी रिहेबिलिटेशन और उसकी काउंसलिंग हो। तो बाज़ दफ़ा लोग नहीं कर रहे होते और बाज़ दफ़ा इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं और इतनी अथॉरिटेटिव तरीके से कर रहे होते हैं कि वो मरीज़ ठीक होने के बाद और बीमार पड़ रहा होता है। तो दोनों पहलुओं को सामने रख के उसको, इसलिए साइकेट्रिक इलनेस का जब हम बात करते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल तीनों एस्पेक्ट को देखना पड़ता है और तीनों एस्पेक्ट को ट्रीट करना पड़ता है। बायोलॉजिकल और न्यूरोट्रांसमीटर को तो आप मेडिसिन डी करेंगे, साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रीटमेंट को आप सोचें ना, अगर किसी घर में औरत को डिप्रेशन है और उसका बच्चे घर में बच्चा पैदा हो गया डाउन सिंड्रोम,
जी और उसको बता दिया गया ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, तो उसको कितना मुश्किल है अपने आप को इस हालत से एडजस्ट करना। जी या किसी घर में ऐसा हो कि मियाँ बीवी 24 घंटे लड़ते हो और शौहर हर वक्त बीवी को मारता रहता हो और बीवी को डिप्रेशन हो गया हो, तो वो डिप्रेशन कैसे ठीक हो जाएगा जब तक शौहर को नहीं समझाएंगे आप। जी तो काउंसलिंग और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और फैमिली गाइडेंस और फैमिली को समझाना और उसको अपनी लाइफ में रीएडजस्ट कराना सिखाना, ये सब लाजमी है। मैरिटल काउंसलिंग करना, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें है ही नहीं। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो हम जाते नहीं, हम तो कहते हैं बस जिंदा हो गया, बस ज़िंदगी गुजारनी है, ख्वाह वो कैसी भी गुजर जाए। अब जब तक हम उस पर तवज्जो नहीं करेंगे तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे। जी और जब क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए रिहेबिलिटेशन चाहिए। और जो पहले हमारे माशरे में था जिसका आपने जिक्र किया, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम थी। सबसे अच्छी काउंसलिंग आपका प्रोफेसर करता है, आपके दादा करते हैं, आपकी नानी करती हैं, जो अब नहीं है, जिनको उस आप बड़ा सिस्टम में ही है, समझते हैं। जिनको आप बड़ा समझते हैं, वो आपको बैठ के समझाते हैं, मिसालें दे के समझाते हैं, आपके वालिद की मिसालें दे के समझाते हैं, दुनिया की फिर वो एक साए की तरह आपकी सिल की सारी भड़ास निकलवा लेते हैं। तो यही तो थेरेपी है जी हमारे माशरे में। तो देखें अभी भी सारी दुनिया में मेजर साइकेट्रिक इलनेस की जो प्रोग्नोसिस है, यानी ठीक होने वाले जो लोग हैं, अभी भी डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं बनस्पत डेवलप, जबकि इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है। लोग हमारे बाहर के मुल्कों में कोई नफसियाती मरीज हो जाता है तो बीवी छोड़ के चली जाती है, बीवी बीमारी होती है तो छोड़ के चले जाता है, कोई नहीं रखता। जी बहुत ही रेयर है कोई रख ले। हमारे यहाँ 99% रखते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं अपने स्पाउस के और अपने पार्टनर का लेकिन वो इलाज कराने अलहदा में, नहीं होते। छोड़ता कोई नहीं है। भी बच्चों की खातिर या किसी भी खातिर कोई ना कोई बहाना करके वो रहते ज़रूर है। ये एक रिमार्केबल चीज़ है। ये आज तक अंग्रेज़ों की समझ में नहीं आ रहा कि ये इस कल्चर में ऐसा कैसे होता है। जी और ये हमारी जड़ें हैं, पुराने वक्तों ट्रेडिशन की। और रिलीजियस हमारी जो बिलीव्स हैं उसकी वजह से। डॉक्टर साहब अब थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे साइकाट्रिक रिहैबिलिटेशन के मुताल्लिक़। नाजरीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी के साथ साइकाट्रिक रिहैबिलिटेशन के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से और आज के मौजू के हिसाब से आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो नफसियाती बीमारियां होती हैं, हम लोगों को उस बीमारी के इलाज पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि हम इस चक्कर में पड़ जाएं कि ये बीमारी क्यों हुई, जी क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता। जो मॉडर्न साइंस जिसको हम कहते हैं वो कहती है कि बायोलॉजिकल और सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिससे ये बीमारी पैदा होती है, और दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जिससे बीमारी यहाँ तक। मगर ये बीमारी क्यों होती है, ये सिम्टम्स क्यों पैदा होते हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन ये सबको पता है कि इन दवाओं से ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है, सारी दुनिया में एक जैसे इंसान है, यहाँ पर भी ठीक होते हैं, बाहर भी ठीक होते हैं। तो अगर कोई नफसियाती बीमार है, अगर आप ये भी समझते हैं कि इस पर जिन्न चढ़ गया है, अगर आप ये भी समझते हैं कि इसमें नज़र लग गई है, तो आप अगर समझते हैं कि कोई और इलाज कराना चाहें, तो उस इलाज कराने से हमारे इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदारा ऐसा इलाज ना कराएं जिससे मरीज़ को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था, मैंने बल्कि फिल्में देखी कि जिसमें मेंटल इलनेस को यहाँ से काट के खून निकाल के बीमारी निकाल रहे हैं, धुआं फेंक रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को, 9 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन को धुएं से इलाज कर रहे हैं, वो बच्चे ही मर जाए पेट में। जी ऐसा खुदारा ना करें। बाकी जहाँ तक अल्लाह ताला की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं और जो उनकी अहादीस हैं कि भाई ये कुरान शरीफ की आयतें पढ़ के फूकना चाहिए, वो बिल्कुल करना चाहिए। इसमें हमारा बल्कि हम खुद भी करते हैं। लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे आप डायबिटीज़ का कराते हैं, जैसे आप ब्लड प्रेशर का कराते हैं, ऐसी ही नफसियाती बीमारी का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आप साथ में कराएं, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से मरीज़ के अच्छे होने के इम्कान 70% से ज़्यादा हैं। और 70% ऐसे मरीज़ साइकेट्री के होते हैं जो जब ठीक हो जाते हैं तो उनकी दवाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। ये वो 10-15% मरीज़ होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते हैं, वो बार बार आ रहे होते हैं। जी बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की होती है जो ठीक होने के बाद फिर कभी भी दोबारा दिखाने नहीं आते, बल्कि किसी को बताते भी नहीं है। तो हो सकता है आप उस किस्मत में से हों कि ठीक हो जाएं और बीमारी ख़त्म हो जाए। तो इलाज खुदारा ज़रूर कराना चाहिए।
यही मेरा पैगाम। डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। इंसान के ईमान की भी पैमाइश की जाती है, उसके मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं। कहते हैं कि सबसे निचला दर्जा ये होता है कि बुराई को बुराई समझा जाए। हमसे जो अक्सर व बेशतर गलती सरजद हो जाती है, ख़ासकर नफ्सियाती अमराज के मामले में, वो ये है कि हम बीमारी को बीमारी नहीं समझ रहे होते। सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आपके अंदर ये कबूल करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं आपके मिजाज में या आपके रोज़मर्रा के कामों में, जिसकी वजह से आपका काम कहीं कहीं सफ़र भी करने लगा है, तो आप इस चीज़ की तरफ सोचना शुरू कर दें कि कहीं आपको नफ्सियाती मसाइल तो नहीं लाहक होते जा रहे, और अगर हो रहे हैं तो फिर इलाज भी ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, मैंने बेशुमार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमने दुआ की लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी किस्मत हमारे ईमान का एक हिस्सा है। ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता अगर हम किस्मत पर बिलीफ ना रखते हों। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है। थोड़ी देर के लिए आप अपने बच्चे को तसव्वुर करें जो कि आपसे आग मांगने लगे, क्या आप उसको आग देंगे? नहीं। बिल्कुल यही मामला होता है जब दुआएं कबूल नहीं होती। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।